आज जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे दिसंबर के मंथ के दोनों पार्ट 1 एंड पार्ट 2. टुडे विल बी डूइंग बोथ द पार्ट्स कंबाइंड. ओके बच्चों, तो हर बार हम ऐसे करते हैं कि पार्ट 1 वीडियो अलग होता है, पार्ट 2 वीडियो, बट टुडे विल बी डूइंग अ कंबाइंड 50 क्वेश्चंस टुगेदर सो दैट 2024 के हम सारे महीने एक साथ डिस्कस कर लें, है ना. तो अगेन द सेम पैटर्न विल बी फॉलोइंग. आई विल बी रीडिंग आउट क्वेश्चंस इन हिंदी एंड इंग्लिश और मैं ऑप्शंस रीड आउट करूँगी. थोड़ा सा आप लोगों को टाइम दूंगी और फिर उसके बाद आप लोगों के जो आंसर्स आएंगे उसको हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द राइट आंसर. ओके, चलो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों ऑन द स्क्रीन. रिगार्डिंग द न्यू पंबन ब्रिज विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट. निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए पंबन ब्रिज के बारे में सही है. पहला, द पंबन ब्रिज इज इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज. यह भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है. दूसरा स्टेटमेंट, इट कनेक्ट्स रामेश्वरम आइलैंड टू द मेन लैंड ऑफ केरला. यह रामेश्वरम द्वीप को केरल की मुख्य भूमि से जोड़ेगा. तीसरा स्टेटमेंट, द ब्रिज विल बी द लॉन्गेस्ट ब्रिज इन इंडिया कंस्ट्रक्टेड ओवर अ बे. यह भारत में खाड़ी क्षेत्र पर बना सबसे लंबा पुल होगा. अब यहाँ पर देखना है कौन सा करेक्ट है. ऑप्शन ए ओनली 1 and 2 आर करेक्ट. ऑप्शन बी ओनली 2 and 3 आर करेक्ट. ऑप्शन सी ओनली 1 and 3 आर करेक्ट. एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. चलिए बच्चों जल्दी से जवाब दीजिए. योर 30 seconds आर अबाउट टू बी ओवर. चलिए, योर टाइम इज ओवर नाउ. लेट्स डिस्कस ऑल द 3 स्टेटमेंट. सबसे पहला स्टेटमेंट है कि पंबन ब्रिज भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है. दिस इज करेक्ट. दूसरा स्टेटमेंट हम फोकस करेंगे कि रामेश्वरम आइलैंड को मेन लैंड ऑफ केरला से जोड़ता है. तो ये वाला गलत है क्योंकि इट कनेक्ट्स टू तमिलनाडु. तो दिस वन इज रॉन्ग. ठीक है. तीसरा जब हम देखेंगे कि लॉन्गेस्ट ब्रिज होगा इंडिया में जो कि एक बे के ऊपर कंस्ट्रक्ट हुआ होगा. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. सो दैट मीन्स आर ऑप्शन 1 and 3 आर करेक्ट. तो सी वाले जितने भी बच्चे हैं हमारे बिल्कुल करेक्ट हैं. पंबन ब्रिज भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है, लॉन्गेस्ट ब्रिज है जो कि एक बे पर बना हुआ है और रामेश्वरम आइलैंड को तमिलनाडु से जोड़ता है बच्चों, है ना, केरला से नहीं. दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ओके, मैं थोड़ा उस साइड चले जाती हूँ, वेट. दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द 33rd व्यास सम्मान वॉज अवॉर्डेड टू हिंदी राइटर सूर्यबाला फॉर हर नॉवल कौन देश को वासी. वेणु की डायरी पब्लिश्ड इन 2018. 33वां व्यास सम्मान हिंदी लेखिका सूर्यबाला को उनके उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी 2018 के लिए दिया गया. दूसरा स्टेटमेंट, व्यास सम्मान वॉज इंस्टीट्यूटेड बाय द के बिरला फाउंडेशन इन 1991. व्यास सम्मान की स्थापना 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा की गई थी. तीसरा, टू बी एलिजिबल फॉर द अवार्ड द लिटरेरी वर्क मस्ट बी इन द हिंदी लैंग्वेज एंड पब्लिश विद इन द पास्ट 10 years. यह सम्मान हिंदी भाषा की उस कृति को दिया जाता है जो पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित हुई हो. अब फिर से वही कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबाउ इज आर करेक्ट. ए 1 and 2 ओनली, बी 2 and 3 ओनली, सी 1 and 3 ओनली या डी 1, 2 and 3. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. और पिछले क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो डाउट्स हैं मैं इस क्वेश्चन के बाद एड्रेस कर दूंगी बच्चों.
चलिए, योर 30 सेकेंड्स आर डन। अब हम बात करेंगे आंसर की। तो सबसे पहले स्टेटमेंट को जब हम डिस्कस करते हैं तो पहला वाला स्टेटमेंट है कि 33rd व्यास सम्मान जो है हिंदी राइटर सूर्य बालाजी को मिला। अब हमने पढ़ा था कि भैया कौन सा नंबर का व्यास सम्मान है, तो वो 33rd नहीं 34th था, तो जिसके कारण पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे गलत हो जाता है। ठीक है, डी बोल रहे हैं बच्चे। व्यास सम्मान जो है इंस्टीट्यूट किया गया है 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा, बिल्कुल करेक्ट। और नेक्स्ट है कि अवार्ड के लिए हिंदी में होना चाहिए कृति 10 साल पुरानी। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। तो सेकेंड और थर्ड यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए अब पिछले स्टेटमेंट को लेके जो डाउट्स था, पंबन ब्रिज अभी हाल ही में तमिलनाडु में ऑपरेशनल हुआ है, हमने न्यूज़पेपर में भी इसे पढ़ा था। ठीक है, तो ये इसके बारे में एक चीज़ याद रख लो कि तमिलनाडु में है, रामेश्वरम को तमिलनाडु मेनलैंड से कनेक्ट करता है, और ये भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है। ये इसको इतना सा आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच स्टेट हैज़ डिक्लेयर्ड रथ सप्तमी एज अ स्टेट फेस्टिवल? किस राज्य सरकार ने हाल ही में मेरे प्रोनाउंसिएशन को थोड़ा किस राज्य सरकार ने हाल ही में रथ सप्तमी को राज्य स्तरीय त्योहार घोषित किया है? ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी तेलंगाना या डी ओडिशा। योर 30 सेकेंड स्टार्ट नाउ। चलिए, योर टाइम इज़ ओवर बच्चों। इसका करेक्ट आंसर देखिए, आंसर बी। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था रथ सप्तमी को एक स्टेट फेस्टिवल के रूप में, है ना। तो जिन्होंने भी ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश कहा है, यू ऑल आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, India's first national highway stretch constructed using biobitumen was inaugurated by Union Minister Nitin Gadkari on NH54 in Mansar, Nagpur, महाराष्ट्र। भारत का पहला बायोब्यूटामिन से बना राष्ट्रीय राजमार्ग महाराष्ट्र के नागपुर में NH54 पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा उद्घाटित किया गया। दूसरा, बायोब्यूटामिन मेड फ्रॉम लिग्निन इज अ सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल पेट्रोलियम बेस्ड बिटुमिन एंड एड्रेसेस कंसर्न्स अबाउट बिटुमिन शॉर्टेजेस इन इंडिया। बायोब्यूटामिन लिग्निन से प्राप्त किया गया एक जैविक उत्पाद है जो पारंपरिक पेट्रोलियम बेस्ड ब्यूटामिन का पर्यावरण अनुकूल विकल्प है। फिर वही सवाल कि कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। ए, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, दोनों कथन सही हैं। बी, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। सी, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट बट 1 इज इनकरेक्ट। या डी, दोनों ही इनकरेक्ट, बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। योर 30 सेकेंड स्टार्ट नाउ। चलिए बच्चों, आपका समय अब ख़त्म होने वाला है। अब यहाँ पर हम सही आंसर की बात करते हैं कि विच वन इज़ द करेक्ट आंसर। सबसे पहला स्टेटमेंट देखो, ठीक है। भारत का पहला नेशनल हाईवे स्ट्रेच जो है बायोब्यूटामिन से जो बना है वो हमने NH कौन सा पढ़ा था, 54 पढ़ा था? नहीं, हमने NH44 पढ़ा था। ठीक है, अब यहाँ पे तो 54 लिखा हुआ है, तो इसके कारण स्टेटमेंट 1 गलत हो गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखो, बायोब्यूटामिन जो है लिग्निन से बना हुआ पदार्थ है और ये जो है सूटेबल है ऑल्टरनेटिव ट्रेडिशनल जो सामग्री इस्तेमाल होती है रोड बनाने की उसके, है ना। तो स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। अब इसके कारण हमारा जो ऑप्शन सी है वो सही जवाब है, दैट इज स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट बट 1 इज इनकरेक्ट। ठीक है बच्चों, चलिए। और रिगार्डिंग मैगजीन बच्चों, मैगजीन्स आर गेटिंग अपलोडेड, मैगजीन के पार्ट्स में अपलोड हो रहा है, तो अभी तक 2 पार्ट्स आई थिंक अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, 2 या 3 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं यूट्यूब पर, बाकी मैं कोशिश कर रही हूँ और ज़्यादा पार्ट्स लाने की।
ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं, है ना। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी। ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी के संबंध में निम्न में से कौन से कथन गलत हैं? पहला, इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू रिलीज अ ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी टू रिड्यूस एमिशंस इन स्टील प्रोडक्शन। भारत पहला देश है जिसने स्टील उत्पादन में उत्सर्जन को कम करने हेतु ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी पेश की है। दूसरा, द ग्रीन स्टील रेटिंग इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ CO2 एमिशंस कंपेयर्ड टू अ थ्रेशोल्ड ऑफ 2.0 TCO2e TFs। ग्रीन स्टील रेटिंग CO2 उत्सर्जन की 2.0 TCO2e TFS सीमा से तुलना पर आधारित है। तीसरा, National Institute of Secondary Steel Technology will be responsible for issuing green certifications and ratings for steel. ग्रीन सर्टिफिकेशन और रेटिंग प्रदान करने की जिम्मेदारी NISST को दी गई है। अब यहाँ पे फिर वही कौन सा सही है, A1 ओनली, B2 and 3 ओनली, C3 ओनली, या D none of the above। ठीक है बच्चों, चलिए योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए बच्चों, योर 30 सेकेंड्स हैव एंडेड। अब हम बात करेंगे सही जवाब की। ये थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट हुआ होगा कि शायद आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगे बिकॉज द स्टेटमेंट्स हियर आर अ बिट कॉम्प्लेक्स। कोई बात नहीं, मैं समझाती जाऊंगी। पहला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। इंडिया पहला देश है जिसने ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी, है ना, को इस्तेमाल किया है अपने कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए इन द स्टील प्रोडक्शन। ठीक है, तो जब भी हम स्टील प्रोड्यूस करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, कुछ भी प्रोड्यूस करोगे आप कार्बन एमिशंस होगा, लेकिन स्टील प्रोड्यूस करने में भी बहुत ज़्यादा एमिशंस होते हैं। तो दूसरे किसी देश ने अभी तक ये सोचा नहीं कि उसको इस तरीके से प्रोड्यूस किया जाए कि ग्रीन एमिशंस लिमिट हो जाए, बट भारत ने किया। तो पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। अब यहाँ पे दूसरे पर चलते हैं कि डिटरमाइन होता है परसेंटेज से, कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन की परसेंटेज से डिटरमाइन होता है, बट यहाँ 2.0 जो है ना इमिशन, वो 2.0 नहीं है, 1.6 है। तो जिसके कारण दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। सेकेंड पार्ट इज 1.6 नॉट 2.0। ठीक है। थर्ड, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि NISST ये वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है ये ग्रीन सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करेगा, तो नहीं, ये ऑर्गेनाइजेशन ग्रीन सर्टिफिकेशन प्रोवाइड ही नहीं करता है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। अब सवाल ध्यान से देखो, सवाल में पूछा है कि कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं, तो सेकेंड और थर्ड इनकरेक्ट है, जिसके कारण हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो हमारा जो है स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, 2 and 3 आर इनकरेक्ट, जिसके कारण बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वेयर वॉज द वर्ल्ड मैरीटाइम टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस 2024 हेल्ड? विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? A मुंबई, B चेन्नई, C कोलकाता, D न्यू दिल्ली। योर 30 सेकेंड स्टार्ट नाउ। आपके 30 सेकेंड्स ओवर होने वाले हैं बच्चों। चलिए, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी चेन्नई। ठीक है बच्चों, जो भी हमारे चेन्नई वाले बच्चे हैं, आप सभी का आंसर करेक्ट है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द GST काउंसिल्स डिसीजन इज आर करेक्ट? GST परिषद द्वारा लिए गए निर्णयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला,
The GST Council raised the tax rate on used electric vehicle from 12% to 18%. प्रयुक्त इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी दर को 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया। दूसरा, जीएसटी विल बी levied only on the margin value for business to business sales of electric vehicle. ईवीज की B2B बिक्री पर केवल मार्जिन मूल्य पर ही जीएसटी लगाया जाएगा। तीसरा, जीएसटी वॉज एक्सटेंडेड टू एविएशन टर्बाइन फ्यूल ड्यूरिंग द 55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग। 55वीं जीएसटी परिषद बैठक में एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर भी जीएसटी लगाया गया। अब यहाँ पे वही सही स्टेटमेंट चुनना है। ए ओनली 1 and 2, बी ओनली 2 and 3, सी ओनली 1 या डी ऑल ऑफ द अबव। योर 30 seconds स्टार्ट नाउ। चलिए बच्चों, आपका टाइम ओवर होता है। अब हम डिस्कस करते हैं एक एक स्टेटमेंट को। सबसे पहला कि जीएसटी काउंसिल ने जो टैक्स है उसको बढ़ा दिया 12 से 18% उन व्हीकल्स के लिए, उन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए जो कि बेसिकली, ये दोनों मिक्स करके बता रही हूँ, ठीक है। वैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसे जो बिजनेस टू बिजनेस सेल्स को ज़्यादा इन्वॉल्व रखते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल जिनमें ज़्यादा B2B सेल्स होती है, बिजनेस टू बिजनेस सेल्स होती हैं, उनमें उन्होंने 12 to 18% से जो है मार्जिन रेट बढ़ा दिया। तो बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं यहाँ पर। लेकिन तीसरा वाला जो है क्या है, एविएशन तक एक्सटेंड हुआ है, ये गलत है, ठीक है। तीसरा कि एविएशन टर्बाइन फ्यूल तक एक्सटेंड हुआ है, ये स्टेटमेंट गलत है, जिसके कारण हमारे 1 और 2 ही करेक्ट हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हियर, ठीक है। चलिए, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच एयरपोर्ट इन इंडिया हैज़ अचीव्ड द माइलस्टोन ऑफ बिकमिंग द फर्स्ट जीरो वेस्ट एयरपोर्ट? भारत का पहला शून्य अपशिष्ट जीरो वेस्ट हवाई अड्डा कौन सा बना है? ऑप्शन ए, इंदौर देवी अहिल्या होलकर एयरपोर्ट, इंदौर देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बी, दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। सी, मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट या डी, कोलकाता नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। योर 30 seconds स्टार्ट नाउ। चलिए बच्चों, आपका टाइम होने वाला है, फटाक से सभी जवाब दे दीजिए। तो यहाँ पे जो भी हमारे बच्चे हैं जो ए इंदौर का देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट कह रहे हैं, आप सभी सही हैं। द करेक्ट आंसर इज ए ओनली, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड द सस्पेंशन ऑफ द मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस ग्रांटेड टू इंडिया अंडर द डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट इफेक्टिव फ्रॉम January 1, 2025? भारत के साथ किए गए DTAA के तहत सबसे पसंदीदा राष्ट्र का दर्जा किस देश ने 1 जनवरी 2025 से निलंबित करने की घोषणा की है? ए, जर्मनी, बी, स्विट्जरलैंड, सी, USA या डी, बुल्गारिया। योर 30 seconds स्टार्ट नाउ। चलिए बच्चों, आपके 30 seconds ओवर हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर करेक्ट आंसर डिस्कस करेंगे।
तो देखिए अब यहाँ पे हमारे ऑप्शंस अगर हम देखेंगे तो ए जर्मनी है, बी स्विट्ज़रलैंड है, सी यूएस, डी बुल्गारिया। तो यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड इज़ द राइट आंसर। ये जो एमएफएन है, मोस्ट फेवर्ड नेशन है, ठीक है, ये वाला जो स्टेटस की बात की जा रही है कि कौन से देश ने अभी सस्पेंशन किया है एमएफएन का भारत के साथ, तो दैट इज़ स्विट्ज़रलैंड, है ना। तो ऑप्शन बी वाले सभी बच्चे स्विट्ज़रलैंड वाले बिल्कुल सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2024 Indira Gandhi Prize for Peace, Disarmament and Development was awarded to Michelle Bachelet, the former president of which country? पूछ रहे हैं कि 2024 का इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ए कोई चाइल्ड बोलता है, कोई चिले बोलता है, इट्स ऑन यू, आपको जो बोलना है। बी अर्जेंटीना, सी ब्राज़ील, डी वेनेजुएला। योर 30 सेकेंड स्टार्ट्स नाउ। बाप रे, वॉइस नहीं आ रही थी तब से अभी तक। कोई बात नहीं बच्चों, आई थिंक द बैटरी डाइड, है ना, एंड द वॉइस वेंट, तो आई हैड टू चेंज द बैटरीज। बैटरी चली गई थी और मैं बोल रही थी, फिर आई रिकग्नाइज्ड कि बैटरी ख़त्म हो गई, तो मैंने फटाक से सेल चेंज किए और मैंने जवाब भी दे दिया, एक्सप्लेन भी कर दिया, और फिर आप लोगों से पता पड़ा कि आवाज़ नहीं आई। कोई बात नहीं, लेट मी स्पीक वंस अगेन, एक और बार बोल देती हूँ मैं, सो सॉरी फॉर दैट, ठीक है। चलो, तो 2024 का इंदिरा गांधी प्राइज़ जो था हमारा डिसआर्ममेंट डेवलपमेंट के लिए, ये मिला है मिशेल बैशेलेट को, ठीक है, जो हमारे चिले के प्रेसिडेंट थे, जिन्हें आप चाइल्ड भी कह सकते हैं, ठीक है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू प्रोनाउंस। चलिए, तो अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी मैं बोलने लगी थी एंड देन आई रियलाइज दैट द साउंड इज़ ऑफ, बैटरी इज़ डेड। चलो ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियाज़ 100-day TB एलिमिनेशन कैंपेन लॉन्च्ड इन 2024 इज़ आर करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन से कथन भारत के 2024 में शुरू किए गए 100 दिवसीय क्षय उन्मूलन अभियान के संबंध में सही है? पहला, द कैंपेन एम्स टू अचीव TB एलिमिनेशन बाय 2025, 5 years ahead of SDG डेडलाइन ऑफ 2030। यह अभियान 2030 की सतत विकास लक्ष्य की समय सीमा से 5 वर्ष पहले 2025 तक TB उन्मूलन का लक्ष्य रखता है। दूसरा, द निक्षय सपोर्ट स्कीम प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंट टू TB पेशेंट्स थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। निक्षय सहायता योजना TB रोगियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करती है। नाउ अगेन द स्टेटमेंट्स, A ओनली 1 इज करेक्ट, B 2 इज करेक्ट, C बोथ 1 and 2, या D नन ऑफ द अबव। चलिए, इस वाले क्वेश्चन में मैं आपको कम टाइम दूंगी क्योंकि ये ऑलरेडी आप देख चुके हैं एक बार। अभी जब मेरी आवाज़ चली गई थी तब मैं ये वाला स्टेटमेंट ही खोल के रखी हुई थी स्क्रीन पर, तो आप लोगों को ऐसे पूरी 30 सेकेंड्स नहीं मिलेंगे, है ना। जल्दी से जवाब दीजिए सभी।
चलिए, इसका सही जवाब है बच्चों ऑप्शन सी, बिकॉज बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, है ना। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया इज इनकरेक्ट। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ए, NHRC was established in 1993 under the Protection of Human Rights Act, which was amended in 2006. NHRC की स्थापना 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत हुई थी, जिसे 2006 में संशोधित किया गया था। बी, NHRC consists of a chairman and 5 members including a retired Chief Justice of India or a retired Supreme Court judge. NHRC में एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं, जिनमें एक भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं। C, the chairman and members of the NHRC are appointed by the President of India based on recommendation of a 6-member committee. NHRC के अध्यक्ष और सदस्य राष्ट्रपति द्वारा एक 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर नियुक्त किए जाते हैं। D, the members of NHRC are all required to have expertise in the field of law and must include at least one woman. NHRC के सभी सदस्यों को विधि क्षेत्र में विशेषज्ञ होना आवश्यक है और उनमें से कम एक महिला सदस्य अवश्य होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अब इनमें से हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आपके 30 सेकेंड शुरू होते हैं। चलिए जल्दी से जवाब दीजिए बच्चों। ओके, अब यहाँ पे हम एक एक स्टेटमेंट डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहला स्टेटमेंट कि हमारा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है 1993 में इस्टेब्लिश हुआ था इन ऑल, दिस इज़ ट्रू। सेकंड, NHRC में एक चेयरमैन होना चाहिए, 5 मेंबर्स होना चाहिए, उसके बाद एक रिटायर्ड CJI होनी चाहिए या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज होना चाहिए, है ना, ये भी सही है। तीसरा कि चेयरमैन और मेंबर जो NHRC के द्वारा ही अपॉइंट किए जाएंगे और बेसिकली प्रेसिडेंट के थ्रू इनका एक एक अपॉइंटमेंट देखा जाएगा, है ना, ये भी बिल्कुल सही है। 6 मेंबर कमेटी होती है। अब लास्ट में कि भैया पूरी कमेटी में एक तो महिला होनी चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये कि सबको लॉ की लीगल एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, ये गलत है। तो जिसके कारण स्टेटमेंट ही गलत हो जाता है और हमारा सही आंसर मतलब इन द सेंस इन चारों में से इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाता है हमारा डी। तो ऑप्शन डी इज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आगे चलते हैं 13th पे। Which of the following movies won the Transforming Society short film category on 13th TVE Global Sustainability Film Awards? 13वें TVE Global Sustainability Film पुरस्कारों में ट्रांसफॉर्मिंग सोसाइटी शॉर्ट फिल्म श्रेणी में किस फिल्म ने पुरस्कार जीता? A, द कुम्बाया स्टोरी, B, गो बुक हार्मनी इन हाईलैंड्स, C, लापता लेडीज, या D, ऑल वी इमेजिन एज लाइट्स। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये तो हम बहुत बार कर चुके हैं, इनको मैंने बहुत बार क्वेश्चन के रूप में भी आप लोगों को दिया है। चलिए बच्चों, आपके 30 सेकेंड्स ओवर होने वाले हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, द कुम्बाया स्टोरी, है ना। कितनी बार पढ़ा है हमने इसे। चलिए आगे चलते हैं 14th क्वेश्चन पर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड टू चेयर द 68th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स विद एम्बेसडर शंभू एस कुमारन अज्यूमिंग द रोल ऑफ चेयरमैन। भारत को संयुक्त राष्ट्र मादक द्रव्य आयोग के 68वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया, जिसमें राजदूत शंभू एस कुमारन अध्यक्ष बने हैं। स्टेटमेंट 2, द CND was established in 1946 by the United Nations General Assembly through Resolution 9(1). CND की स्थापना 1946 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रस्ताव 9(1) के तहत की थी। थर्ड,
The CND is responsible for overseeing regional bodies that focus on drug law enforcement and cooperation in regions such as Europe, Latin America, Africa, Asia and Pacific. CND यूरोप, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और प्रशांत जैसे क्षेत्रों में ड्रग कानून प्रवर्तन और सहयोग पर केंद्रित क्षेत्रीय निकायों की निगरानी करता है। अब यहाँ पे बच्चों पूछ रहे हैं कि कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ना? ए स्टेटमेंट 1 and 2, बी 2 and 3, सी 1 या डी ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आपके 30 सेकेंड शुरू होते हैं अब। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है ये, इतना डिफ़िकल्ट लेवल नहीं आएगा बच्चों एग्ज़ाम में, तो फिर भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन इसीलिए देते हैं कि आजकल यूपीएससी का भरोसा है नहीं। Many of the times they give such difficult questions in the exam. So in order to prepare you in advance for the difficult questions, we are also giving you these kind of statements. चलिए बच्चों, आई होप सभी ने आंसर दे दिया होगा। ओके अब यहाँ पे हम स्टेटमेंट डिस्कस करते हैं। पहला वाला स्टेटमेंट, ठीक है, कि भैया इंडिया जो है उसे इलेक्ट किया गया है 68 सेशन को चेयर करने के लिए, बिल्कुल करेक्ट। दूसरा कि CND 1946 में स्टैब्लिश हुआ था, यस, लेकिन UNGA द्वारा हुआ था, ये गलत है ना, UNGA द्वारा स्टैब्लिश नहीं हुआ था। तीसरा, ये रिस्पॉन्सिबल है रीजनल बॉडीज़ को देखने के लिए, करेक्ट। 5 रीजनल बॉडीज़ हैं जिनको देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन इसमें ना ये जो अफ्रीका मेंशन किया गया है, दिस इज़ रॉन्ग, है ना, अफ्रीका नहीं है उन रीजनल बॉडीज़ में शामिल, जिसके कारण तीसरा भी गलत हो जाता है। अब हमसे पूछा है कौन से इनकरेक्ट है, तो सेकेंड और थर्ड इनकरेक्ट है ना, इसलिए ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, 2 जो है वो इनकरेक्ट है क्योंकि इसे UNGA ने नहीं, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ने क्या किया है, फाउंड किया है, स्टैब्लिश किया है। तीसरा इनकरेक्ट इसीलिए है क्योंकि इसमें यूरोप, लैटिन अमेरिका, कैरेबियन, एशिया और पैसिफिक है, अफ्रीका नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बीमा सखी योजना। बीमा सखी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, द बीमा सखी योजना इज लॉन्च्ड टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू 2 लाख विमेन इन पानीपत, हरियाणा। बीमा सखी योजना का उद्देश्य हरियाणा के पानीपत जिले में 2 लाख महिलाओं को रोजगार प्रदान करना है। दूसरा, विमेन बिटवीन द एजेस ऑफ 18 and 70 आर एलिजिबल फॉर प्रोग्राम विद अ स्टाइपेंड प्रोवाइडेड फॉर 3 years। 18 से 70 वर्ष की आयु की महिलाएं इस योजना के लिए पात्र हैं और उन्हें 3 वर्षों तक वजीफा दिया जाएगा। तीसरा, द स्कीम इज सोलली फोकस्ड ऑन ऑफरिंग फाइनेंशियल सपोर्ट एंड डज नॉट इंक्लूड एनी ट्रेनिंग। यह योजना केवल वित्तीय सहायता पर केंद्रित है और किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण नहीं प्रदान करती। फिर से वही, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, A1 ओनली, B2 and 3, C3 या D नन ऑफ द अबव। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए बच्चों, ये वाला बहुत आसान था। इसमें देखिए, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, लेकिन तीसरा कि सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है बाकी ट्रेनिंग नहीं मिलती है, गलत है, क्योंकि इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट और ट्रेनिंग दोनों मिलती है। तो हमारा तीसरा वाला गलत है स्टेटमेंट, इसलिए ऑप्शन सी 3 ओनली। ठीक है, बाकी दोनों सही हैं। आगे चलते हैं 16th क्वेश्चन पर। विच बिल इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा एम्स टू रेगुलेट वेसल्स ऑपरेटिंग इन इंडियन कोस्टल वाटर्स। पूछ रहे हैं कि लोकसभा के ने पेश किए गए वह विधेयक कौन सा है जिसका उद्देश्य भारतीय तटीय जल क्षेत्रों में संचालित जहाज़ों को विनियमित करना है। ए, बॉयलर्स बिल 2024, बी, कोस्टल शिपिंग बिल 2024, सी, मैरीटाइम शिपिंग एक्ट 2024 या डी, मैरीटाइम रेगुलेशन बिल 2024। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
एग्ज़ाम देने शू पहन के मत जाइएगा बच्चों, बिकॉज शूज़ जो है जनरली बहुत सेंटर्स पर उतरवा देते हैं चीटिंग के उसमें। बहुत सारे बच्चे शूज़ पहन के आते हैं तो दे ऑफन चीट, तो इसलिए शूज़ में प्रॉब्लम होगी। वियर रेगुलर चप्पल्स सो दैट दे आर ईजी, है ना। चलो, इसका सही जवाब है बच्चों ऑप्शन बी, कोस्टल शिपिंग बिल 2024। ओके, चलिए आगे चलते हैं 17th क्वेश्चन पर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियाज प्रोग्रेस इन 2024 नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स। भारत की 2024 नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में प्रगति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इंडिया हैज़ मूव्ड अप 11 स्पॉट्स टू सिक्योर India has moved up 11 spots to secure 49th position in 2024. भारत 11 स्थान ऊपर चढ़कर 49वें स्थान पर पहुंच गया। दूसरा, इंडिया रैंक्ड फर्स्ट ग्लोबली इन मोबाइल ब्रॉडबैंड ट्रैफिक, फाइबर टू प्रीमाइसेस, इंटरनेट सब्सक्रिप्शन एंड ICT सर्विसेज एक्सपोर्ट्स। भारत ने मोबाइल ब्रॉडबैंड ट्रैफिक, फाइबर टू द प्रीमाइसेस, इंटरनेट सब्सक्रिप्शन और ICT सेवाओं के निर्यात में वैश्विक प्रथम स्थान प्राप्त किया। तीसरा, इंडिया सिक्योर्ड द थर्ड पोजीशन ग्लोबली फॉर एनुअल टेलीकॉम इन्वेस्टमेंट। भारत ने वार्षिक टेलीकॉम निवेश में वैश्विक स्तर पर तीसरा स्थान प्राप्त किया। नाउ विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, पूछ रहे हैं उपरोक्त में से कौन से कथन गलत है। ए, ओनली स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट, बी, स्टेटमेंट 2, सी, स्टेटमेंट 1 and 3 आर इनकरेक्ट, या डी, ऑल आर करेक्ट। अब जल्दी से बताइए बच्चों कौन सा इनकरेक्ट है या सारे करेक्ट हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी, आपका टाइम खत्म होने वाला है, जल्दी से सभी आंसर दीजिए बच्चों। चलिए, अब यहाँ पे बहुत इजी था, तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन डी, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 18th क्वेश्चन पर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग युगे युगीन भारत नेशनल म्यूजियम। युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इट इज़ पार्ट ऑफ सेंट्रल विस्ता रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट एंड विल स्पैन 1,55,000 स्क्वायर मीटर। यह सेंट्रल विस्ता पूर्ण विकास परियोजना का हिस्सा है और इसका क्षेत्रफल 1,55,000 वर्ग मीटर होगा। दूसरा, इट इज़ द कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड US टू प्रमोट कल्चरल हेरिटेज। यह भारत और अमेरिका के बीच सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए एक संयुक्त सहयोग है। तीसरा, म्यूजियम विल फॉलो द फ्रेंच ग्रैंड प्रोजेक्ट्स इनिशिएटिव मॉडल। यह संग्रहालय फ्रांस की ग्रैंड प्रोजेक्ट्स मॉडल पर आधारित होगा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार किया है हमने। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट पूछ रहे हैं। ए, ओनली 1 इज करेक्ट, बी, 1 and 3 आर करेक्ट, सी, ऑल आर करेक्ट, या डी, ओनली 3 इज करेक्ट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए, आप लोगों का टाइम जल्दी ख़त्म होने वाला है बच्चों, फटाफट जवाब दीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, है ना। सबसे पहला कि ये जो हमारा युगे युगीन भारत है ये पार्ट है सेंट्रल विस्ता रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का, और 1,55,000 जो है इतनी ज़्यादा ज़मीन अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल है। दूसरा कि कोलैबोरेशन है इंडिया और USA का, सो दिस इज़ रॉन्ग। ठीक है, क्योंकि फ्रांस के लुवैय म्यूज़ियम की उस पर ही बन रहा है और फ्रेंच मॉडल पे ही बन रहा है, तो डेफिनेटली इट इज़ विथ फ्रांस, इट इज़ नॉट विथ USA। दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है। तीसरा फिर से सही है, तो 1 and 3 आर करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा, दैट स्टेटमेंट 1 and 3 आर करेक्ट इज टोटली राइट। ओके, चलो आगे चलते हैं। हु वन द 2024 वर्ल्ड रैपिड चेस चैम्पियनशिप। 2024 विश्व रैपिड चेस शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती। ए, मैग्नस कार्लसन, बी, इयान नेपोमनियाची, सी, वोलोदार मुर्जिन, या डी, गुकेश डोमाराजू।
योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए, तो इसका सही जवाब है बच्चों वोलोदार मुर्जिन। तो वोलोदार मुर्जिन जो है रैपिड चेस चैंपियनशिप जीते थे पुरुषों में, वही महिलाओं में कोनेरू हम्पी जीते थी भारत की। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 20वें प्रश्न पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन। ये भी क्वेश्चन और इतनी बार डिस्कशन हुआ है इसका, बहुत बार, ये भी सही करिएगा सभी। यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार 2024 सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण हेतु भारत से संबंधित कौन कौन से कथन सही हैं? पहला, इंडिया रिसीव 2 अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स। भारत को सांस्कृतिक संरक्षण परियोजनाओं के लिए 2 उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त हुए। दूसरा, द BJPCI कंजर्वेशन प्रोजेक्ट इन मुंबई वन द अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस। मुंबई की BJPCI संरक्षण परियोजना को उत्कृष्टता पुरस्कार मिला। तीसरा, द अबद सहेश्वर टेम्पल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट इन तमिलनाडु रिसीव द अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन। तमिलनाडु के अबद सहेश्वर मंदिर संरक्षण परियोजना को प्रतिष्ठा पुरस्कार मिला। फिर से वही, कौन सा सही है? A1 and 2, B2 and 3, C1 and 3, D1, 2 and 3। चलिए अब यहाँ पर आंसर डिस्कस करते हैं बच्चों। स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है और स्टेटमेंट 3 बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन जो BJPCI कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है इसको अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस नहीं, अवार्ड ऑफ मेरिट मिला था। तो 1 and 3 यानी ऑप्शन C इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं 21st पे। हु इज़ द ब्रांड एम्बेसडर फॉर इनॉग्रल खो खो वर्ल्ड कप। प्रथम खो खो विश्व कप के लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त किए गए हैं? A सलमान खान, B विराट कोहली, C अक्षय कुमार या D आयुष्मान खुराना। योर 30 सेकेंड स्टार्ट्स नाउ। दिस इज अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन बच्चों। जल्दी से बताइए। चलिए इसका सही जवाब है बच्चों ऑप्शन ए सलमान खान। सलमान खान जो है खो खो वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर थे। आगे चलते हैं 22nd क्वेश्चन पर। विच कंट्री हैज़ कोलैबोरेटेड विद इंडिया on a 5-year program of cooperation starting from 2024 aimed at strengthening scientific and technological ties। भारत ने 2024 से शुरू हो रहे 5 वर्षीय सहयोग कार्यक्रम के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी संबंधों को मजबूत करने हेतु किस देश के साथ समझौता किया है? ए रशिया, बी स्लोवेनिया, सी ब्राज़ील या डी ऑस्ट्रेलिया। ये क्वेश्चन भी बच्चों अभी अभी किया है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है, ये हम बैच में भी पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, बहुत बार पढ़ा है हमने ये क्वेश्चन। सही जवाब दीजिएगा इसका। चलिए इसका सही जवाब है बी स्लोवेनिया। ठीक है, स्लोवेनिया इज द राइट आंसर। अब आगे बच्चों यहाँ पर हमें डे और डेट को मैच करना है।
पहले कॉलम में डेज में लिखा है इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, उसके सामने ऑप्शन है December 7। दूसरा आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे, और उसके सामने लिखा है बी December 9। तीसरा ह्यूमन राइट डे, उसके सामने ऑप्शन है December 10। और चौथा किसान दिवस, उसके सामने ऑप्शन है December 23। अब यहाँ पे सही कौन सा है, A B C D में से आप बताइए देख के। मैं आपको इसमें ज़्यादा समय दूंगी थोड़ा सा, ताकि आप लोग सही से देख के मैच करें, फिर हम जो है देखेंगे कौन सा सही जवाब है। चलिए, आई होप सभी को जो है समझ में आ गया होगा व्हाट इज़ द राइट आंसर। अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो है ये अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस या इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, ठीक है। तो बच्चों ये मनाया जाता है 9 दिसंबर को, तो 1 का है सही बी, ठीक है ना। आगे देखो, आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे। आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे हम मनाते हैं बच्चों, यहाँ पर ये 2 है ना, हाँ बाकी ये तो दोनों हट जाते हैं, ठीक है। आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे बच्चों मनाया जाता है 7 दिसंबर को, ठीक है। ये सशस्त्र बल झंडा दिवस 7 दिसंबर को। सेकंड का ए है, सेकंड का ए ये, तो ये भी हट गया, हमारा करेक्ट आंसर हो गया डी। अब बचे हुए ऑप्शंस यहाँ पे देख लो। थर्ड जो है हमारा ह्यूमन राइट डे, वो हम मनाते हैं 10 दिसंबर को, ठीक है, उसी के सामने लिखा हुआ है। और चौथा जो किसान दिवस है हम मनाते हैं 23 दिसंबर को, ये भी उसके सामने ही लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। विच विलेज इन गुजरात हैज़ बिकम द फर्स्ट बॉर्डर सोलर विलेज इन इंडिया। ये भी बहुत बार पढ़ा है बच्चों, बहुत बार पढ़ा है, ठीक है। गुजरात का वह गांव कौन सा है जो भारत का पहला सीमा सौर गांव बन गया है। इसमें मैंने तो आपको अलग अलग टाइप बताए थे, दोनों ही गुजरात के हैं, है ना। ए मसाली, बी अरसावली, सी सुईगम या डी पिंड दादन, ठीक है। तो ये बॉर्डर विलेज के मैंने 2 टाइप बताए थे आपको। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए इसमें ज़्यादा समय नहीं दूंगी मैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। 24 का सही आंसर है ए मसाली। तो जब भी बॉर्डर विलेज आएगा, पहला भारत का सोलर बॉर्डर विलेज, उसका जवाब है क्या, मसाली। और पहला भारत का बॉर्डर विलेज, सॉरी पहला भारत का सोलर विलेज, तो वो भी गुजरात का है, लेकिन उसका नाम है मोढेरा। तो भारत का पहला सोलर विलेज है मोढेरा गुजरात में, लेकिन बॉर्डर सोलर विलेज पहला वो भी गुजरात का मसाली है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग INS तुशल। INS तुशल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। पहला, INS तुशल इज इंडियन नेवीज न्यूएस्ट मल्टी रोल स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर। INS तुशल भारतीय नौसेना का नवीनतम मल्टी रोल स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक है। दूसरा, INS तुशल इज द 7th शिप इन द सीरीज ऑफ क्रिवक 3 क्लास। INS तुशल क्रिवक 3 श्रेणी की श्रृंखला का 7वां पोत है। तीसरा, इट वॉज कमीशनड एट नेवल डॉकयार्ड मुंबई। इसका जलावरण मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में हुआ। A 1 ओनली, B 1 and 3 ओनली, C 2 and 3 ओनली या D 2 ओनली। चलिए अब यहाँ पे बच्चों एक ही स्टेटमेंट करेक्ट होने के कारण हमारा जवाब क्या होना चाहिए, कौन सा तीनों में से एक ही करेक्ट है, सिर्फ दूसरा वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट,
ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। चलिए आगे चलते हैं। मैच द कंट्रीज विद द रिस्पेक्टिव ऑनर्स अवार्ड, निम्नलिखित देशों को प्रदान किए गए सम्मान से सही मिलान कीजिए। पहला यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया, बहरान और पलाऊ। इनके सामने अवार्ड्स लिखे हुए हैं, इबाकल अवार्ड, ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल्लाजीज, सी ऑर्डर ऑफ जैद अवार्ड, या चौथा किंग हमद ऑर्डर ऑफ द रेनेसां। अब बच्चों ये भी वही है, मैच द कॉलम, सो आई एम गिविंग यू एक्स्ट्रा टाइम, फिर हम इसमें सही डिस्कस करेंगे। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ द राइट आंसर। बच्चों सबसे पहले बात करेंगे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का जो करेक्ट आंसर है उसके अवार्ड को लेकर, तो दैट इज़ ऑर्डर ऑफ द जईद अवार्ड। ठीक है, सऊदी अरेबिया की बात करेंगे तो सऊदी अरेबिया का जो मेन अवार्ड है वो है रेनेसांस वाला, है ना। बहरीन की बात करेंगे तो इसका अवार्ड है किंग अब्दुल्ला अजीज़, और पलाऊ की बात करेंगे तो है इबाकल अवार्ड, है ना। तो यहाँ पे अगर हम इसकी बात करते हैं तो 1 का आंसर आना चाहिए सी, ये दोनों है। सेकंड का आंसर आना चाहिए डी, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द, व्हाट इज दिस, सेकंड सऊदी अरब, सऊदी अरेबिया, अब्दुल्ला अजीज़। अच्छा ओके, आई एम सो सॉरी, इसमें मैं रॉन्ग हूँ, मैंने गलत बता दिया, मैं सही बता देती हूँ, आई वॉज रॉन्ग। कभी कभार टीचर्स भी गलत हो जाते हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे बच्चों जो हमारा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ जईद अवार्ड, ठीक है, ऑर्डर ऑफ द जईद अवार्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, जईद पुरस्कार। वहीं पर अगर हम बात करते हैं सऊदी अरेबिया की, तो सऊदी अरेबिया का जो सही है दैट इज़ ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल्ला अजीज़, ठीक है। तो उसके सामने ही लिखा हुआ है दैट इज सऊदी अरेबियाज करेक्ट अवार्ड। अब यहाँ पर हम बात करेंगे बहरीन की, तो बहरीन का करेक्ट अवार्ड है रेनेसां वाला, ठीक है। और यहाँ पे हम पलाऊ की बात करेंगे तो पलाऊ वॉज इबाकल अवार्ड। तो यहाँ पे मैं इन दोनों में थोड़ा सा मैंने मिक्स मैच कर दिया था, बाकी यूएई एंड पलाऊ, ठीक है। तो यूएई कौन सा है बच्चों, जईद अवार्ड, और पलाऊ अब इबाकल है। इन दोनों में आप मेरी तरह कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। मैं आपको इसमें एक ट्रिक बता देती हूँ याद करने की। सऊदी को आप याद कर लीजिए किंग से, सऊदी को याद कर लीजिए किंग से, ठीक है। तो जो भी किंग अब्दुल्ला अजीज़ है वो सऊदी का अवार्ड है, और बहरीन को याद कर लीजिए अब जईद अवार्ड से, ठीक है। तो बहरीन जईद और सऊदी में आएगा किंग, है ना। बाकी यूएई का तो क्या है, फिर यार आज क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरा दिमाग आज सही नहीं चल रहा, आई एम सो सॉरी, मैं कितना कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही हूँ आज, है ना। क्या है, यहाँ पे गर्मी बहुत है तो दिमाग में थोड़ी सी मेरी गर्मी आ गई। रुको, नाउ आई विल गिव यू द ट्रिक टू लर्न द करेक्ट आंसर, ठीक है। यूएई जो है, यूएई का करेक्ट अवार्ड कौन सा है बच्चों, ऑर्डर ऑफ जईद अवार्ड, ठीक है, पहला। दूसरा पलाऊ, पलाऊ का करेक्ट अवार्ड कौन सा है, इबाकल अवार्ड, ठीक है। ये दो हमें याद हो गए। अब आ जाओ सऊदी अरेबिया और बहरीन पे। तो जब हम सऊदी अरेबिया की बात करें तो सऊदी अरेबिया का सही अवार्ड है ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल्ला अजीज़, ठीक है। और बहरीन का करेक्ट अवार्ड है रेनेसां वाला, है ना। तो जब बहरीन की बात कर रहे हैं तो बहरीन को आप याद कर लीजिए रेनेसां से, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा ऐसे, ठीक है। तो यूएई और पलाऊ, पलाऊ इज इबाकल अवार्ड, यूएई इज विच अवार्ड बच्चों, ऑर्डर ऑफ जईद अवार्ड, ठीक है। बहरीन में आ जाएगा रेनेसां, और पलाऊ में तो इबाकल हो ही गया है, ऑल राइट। चलो ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयर ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ए जया किशोर, बी विजया किशोर राहतकार, सी एमवी श्रेयांश कुमार, डी एल सत्य श्रीनिवास। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
चलिए बच्चों, आपका टाइम खत्म होने वाला है, जल्दी से जवाब दीजिए। ओके, तो इसका आंसर अगेन वेरी इजी, वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स, ठीक है, बहुत बार हमने पढ़ा है इसका आंसर। तो ऑप्शन बी विजया किशोर राहतकर इज द करेक्ट आंसर हियर। आगे चलते हैं। विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिसेंटली लॉन्च्ड INS समर्थक एंड निर्देशक इज करेक्ट। हाल ही में लॉन्च किए गए INS समर्थक और INS निर्देशक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ए, INS निर्देशक इज अ सर्वे वेसल वाइल INS समर्थक इज अ मल्टीपर्पज वेसल। INS निर्देशक एक सर्वेक्षण पोत है, जबकि INS समर्थक एक बहुउद्देशीय पोत है। बी, INS समर्थक इज अ सर्वे वेसल विथ while INS निर्देशक इज अ मल्टीपर्पज वेसल। INS समर्थक एक सर्वेक्षण पोत है, जबकि INS निर्देशक एक बहुउद्देशीय पोत है। सी, INS समर्थक इज अ फास्ट पेट्रोल वेसल while INS निर्देशक इज अ फ्रिगेट। INS समर्थक एक फास्ट पेट्रोल पोत है, जबकि INS निर्देशक एक फ्रिगेट है। और डी, INS निर्देशक इज अ फास्ट पेट्रोल वेसल while INS समर्थक इज अ फ्रिगेट। INS निर्देशक एक फास्ट पेट्रोल पोत है, जबकि INS समर्थक एक फ्रिगेट है। अब यहाँ पे बच्चों बताना है कि इन सभी में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। टाइम चालू है बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी हम बहुत बार कर चुके हैं। चलिए, यहाँ पे हमारा जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, INS निर्देशक सर्वे वेसल है और INS समर्थक मल्टीपर्पज वेसल है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 29th क्वेश्चन, विच इंडियन फिल्म वन द ट्रांसफॉर्मिंग सोसाइटी शॉर्ट फिल्म कैटेगरी एट 13th TV ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फिल्म अवार्ड्स। तो अभी ही हमने पढ़ा था कुम्बाया स्टोरी के बारे में, ठीक है, तो इसका ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो कुम्बाया स्टोरी, इसका आंसर सी है, आप लोग पहले ही दे चुके हैं इसका जवाब। तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हरिमाऊ शक्ति 2024। हरिमाऊ शक्ति 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इट इज़ अ बायलेटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड मलेशिया। यह भारत और मलेशिया के बीच एक द्वीपक्षीय सैन्य अभ्यास है। दूसरा, द 2024 एडिशन वॉज हेल्ड इन मलेशिया। वर्ष 2024 का संस्करण मलेशिया में आयोजित किया गया। तीसरा, इंडियन कंटिजेंट वॉज रिप्रेजेंटेड बाय बटालियन ऑफ राजपुताना रेजिमेंट। भारतीय टुकड़ी का प्रतिनिधित्व राजपुताना रेजिमेंट ने किया। अब बच्चों यहाँ पर बताना है आपको कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। A 1 and 3 ओनली, B 2 and 3 ओनली, C 1 and 2 ओनली और D 1 2 and 3। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए, सभी ने जवाब दे दिया होगा आई थिंक। ऑल राइट, अब यहाँ पे बच्चों देखो, पहला कि भारत और मलेशिया के बीच में बायलेटरल एक्सरसाइज है, करेक्ट। दूसरा, इसका एडिशन मलेशिया में हुआ था 2024 का, करेक्ट। तीसरा, राजपूताना रेजिमेंट ने रिप्रेजेंट किया है, नहीं, इसे रिप्रेजेंट किया है महर रेजिमेंट ने, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो आप फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट आर करेक्ट, जिसके कारण ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 31st पे, विच शिप इज इंडियन नेवीज फर्स्ट AI इनेबल्ड वॉरशिप। भारतीय नौसेना का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI सक्षम युद्ध पोत कौन सा है। A INS नीलगिरी, B INS सूरत, C INS तुशिल या D INS इम्फाल। योर 30 सेकेंड स्टार्ट नाउ।
चलिए बच्चों, अब इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, INS सूरत। INS सूरत जो प्रोजेक्ट 15B का है, वो हमारा जो है AI इनेबल्ड वॉरशिप है नेवी का। ठीक है, आगे चलते हैं। 32nd क्वेश्चन, विच कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज। डेजर्ट नाइट वायु युद्ध अभ्यास में कौन से देश शामिल हुए थे? ए इंडिया फ्रांस USA, बी इंडिया UAE UK, सी इंडिया फ्रांस एंड UAE, या डी इंडिया इजराइल एंड USA। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए बच्चों, तो यहाँ पे जो कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही थी वो हैं इंडिया, फ्रांस और UAE। ठीक है, तो हमारी इंडिया, फ्रांस और UAE जो थी, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वेयर वॉज द नेवी डे 2024 ऑपरेशन डेमो हेल्ड। नौसेना दिवस 2024 की ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन कहाँ आयोजित की गई थी? ए कोवलम ब्लू फ्लैग बीच तमिलनाडु, बी गोल्डन ब्लू फ्लैग बीच ओडिशा, सी ऋषिकोंडा ब्लू फ्लैग बीच आंध्र प्रदेश, या डी कपाड़ ब्लू फ्लैग बीच केरला। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए बच्चों, ये 30 सेकेंड्स आर ओवर। इसका सही जवाब है गोल्डन ब्लू फ्लैग बीच ओडिशा, ऑप्शन बी। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ था हमारा ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है, OP डेमो जिसे कहते हैं। आगे चलिए 34th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग PM मोदीज विजिट टू कुवैत इज आर करेक्ट। प्रधानमंत्री मोदी की कुवैत यात्रा के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? पहला, during this visit, India and Kuwait upgraded their relationship to a strategic partnership in sectors including defense and energy. इस यात्रा के दौरान भारत और कुवैत ने रक्षा और ऊर्जा क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी स्थापित की। दूसरा, PM मोदी was awarded Kuwait's highest honor, the Order of Mubarak al-Kabir during the visit. प्रधानमंत्री मोदी को कुवैत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर प्रदान किया गया। तीसरा, India and Kuwait signed a cultural exchange program for 2024 to 2030. भारत और कुवैत ने 2024 से 2030 के लिए एक सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए। फिर से वही, कौन से स्टेटमेंट सही हैं? A 1 and 2, B 2 and 3, C 1 and 3, या D 1 2 and 3। Your time starts now. चलिए बच्चों, योर टाइम इज़ ओवर। अब यहाँ पे हम स्टेटमेंट्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला स्टेटमेंट देखिए कि ड्यूरिंग दिस विजिट इंडिया एंड कुवैत अपग्रेडेड देयर रिलेशनशिप, है ना, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में आ गए हैं डिफेंस सेक्टर्स और एनर्जी सेक्टर्स में, बिल्कुल करेक्ट। दूसरा, इन्हें कुवैत का हाईएस्ट ऑनर अवार्ड मिला था हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को, बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा, हमने कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम साइन किया है, करेक्ट। लेकिन ये जो साल है, साल ध्यान से देखो, 2024 से 2030 ये गलत है, 2025 से 2029 साल है। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है 1 and 2, क्योंकि 1 and 2 स्टेटमेंट ही करेक्ट है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए 35th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट regarding the ratification of new criminal law is are correct.
नए आपराधिक कानूनों के अनुमोदन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला, भारतीय न्याय संहिता 2023 रिप्लेसेस आईपीसी ऑफ 1860। भारतीय न्याय संहिता 2023 1860 के भारतीय दंड संहिता का स्थान लेती है। दूसरा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 यानी 2023 रिप्लेसेस द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी ऑफ 1973। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 1973 की दंड प्रक्रिया संहिता को प्रतिस्थापित करती है। तीसरा, दीज लॉज वर इम्प्लीमेंटेड फर्स्ट इन चंडीगढ़। इन कानूनों को सर्वप्रथम चंडीगढ़ में लागू किया गया। अब फिर से वही कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं? 1 and 2, B 2 and 3, C all of the above are correct या D only 1 is correct। Your time starts now। आज हम पूरे 50 क्वेश्चंस करने वाले थे, लेकिन मुझे लग रहा है सब थक चुके हैं। आर यू ऑल टायर्ड? 15 क्वेश्चन बचे हैं। आज पूरे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, पूरा दिसंबर का महीना कवर हो जाएगा, ठीक है? तो थकान हो रही है, उसके बावजूद भी करिए, एग्ज़ाम है ना? एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगी तो फिर इतनी मेहनत नहीं करना पड़ेगी, फिर आप आराम से जो है रिलैक्स कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे कि कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो पहला वाला करेक्ट है बच्चों, दूसरा और तीसरा भी करेक्ट है ना? तो हमारे सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं यहाँ। ऑप्शन सी, ऑल 3 आर करेक्ट, ठीक है? चलो नेक्स्ट चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वर्ल्ड मेडिटेशन डे। विश्व ध्यान दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, वर्ल्ड मेडिटेशन डे विल बी ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन December 21। विश्व ध्यान दिवस प्रतिवर्ष 21 दिसंबर को मनाया जाएगा। दूसरा, द थीम फॉर वर्ल्ड मेडिटेशन डे 2024 इज़ वर्ल्ड पीस इनर हार्मनी। वर्ष 2024 के लिए इसकी थीम वर्ल्ड पीस इनर हार्मनी है। अब फिर वही, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट? A 1 only, B 2 only, C 1 and 2 only, D neither 1 nor 2। Your time starts now। चलिए बच्चों, 30 सेकेंड्स आर डन। अब यहाँ पे देखिए, वर्ल्ड मेडिटेशन डे 21 दिसंबर को ऑब्जर्व करने का फैसला किया था यूनाइटेड नेशंस ने। नेक्स्ट थीम जो है वर्ल्ड मेडिटेशन की, इस बार वर्ल्ड पीस इनर हार्मनी नहीं था, ठीक है? इनर पीस ग्लोबल हार्मनी था। तो जिसके कारण पहला ही स्टेटमेंट सही है, दैट इज़ वाई ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ठीक है? यहाँ पे देखिए, वर्ल्ड पीस इनर हार्मनी नहीं है, इनर पीस ग्लोबल हार्मनी है थीम। आगे चलेंगे 37 पे। Which of the following was selected by Time Magazine as its Person of the Year 2024? 2024 के लिए टाइम्स पत्रिका द्वारा वर्ष के व्यक्ति यानी पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया? A इलॉन मस्क, B व्लादिमीर पुतिन, C डोनाल्ड ट्रंप, D एंजेला मर्केल। चलिए बच्चों, आई होप सभी ने जवाब दे दिया होगा अभी तक, है ना? इजी क्वेश्चन है इसका। तो टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर इस बार बच्चों कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है? ऑप्शन सी, वेरी इजी। आगे चलते हैं 38 पर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स
रिगार्डिंग द CPTPP यानी कॉम्प्रहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, CPTPP के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला, CPTPP इज़ अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइंड इन 2018। CPTPP एक मुक्त व्यापार समझौता है जिसे 2018 में हस्ताक्षरित किया गया था। दूसरा, द यूनाइटेड किंगडम इज़ द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू जॉइन द CPTPP। यूनाइटेड किंगडम इस समझौते में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश है। तीसरा, CPTPP हैज़ 12 मेंबर कंट्रीज़ विद इंडिया बीइंग वन ऑफ द मेंबर कंट्रीज़। CPTPP में 12 सदस्य हैं जिनमें भारत भी शामिल है। अब फिर वही स्टेटमेंट्स कौन से करेक्ट हैं? A 1, 2 and 3, B 1 and 3, C 2 and 3, D 1 and 2। Your time starts now. चलिए बच्चों, अब यहाँ पे हम जब स्टेटमेंट्स एनालाइज करेंगे तो सबसे पहला स्टेटमेंट देखो तो बिल्कुल सही है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइंड इन 2018। दूसरा, यूके पहला यूरोपियन कंट्री है ज्वाइन करने वाला, ठीक है। तीसरा, 12 सदस्यों का देश है और भारत उसका मेंबर है, ये गलत है, भारत मेंबर नहीं है, है ना। तो तीसरा हमारा जो है करेक्ट नहीं है, 1 और 2 ही करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ओनली 1 and 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, recently an oil spill occurred in the Black Sea when the Vologneset 212 tanker sank in the Kerch Strait. Consider the following list of countries. हाल ही में वोलोगनेसेट 212 टैंकर के केर्च स्ट्रेट में डूबने से काला सागर में तेल फैलाव हुआ। निम्नलिखित देशों में से कौन से काला सागर से सीमावर्ती है? जॉर्जिया, टर्की, बुल्गारिया, स्लोवाकिया या मोल्डोवा। पूछ रहे हैं कि कौन से कंट्रीज़ जो हैं ब्लैक सी को बॉर्डर करते हैं। A 2, B 3, C 4, D 5 कि 2 देश करते हैं, 3 देश करते हैं, 4 या 5। योर 30 सेकेंड स्टार्ट नाउ। चलिए बच्चों, आई होप सभी ने जवाब दे दिया होगा इसका भी। तो यहाँ पर देखिए पूछ रहे हैं कि ब्लैक सी को कितने देश बॉर्डर कर रहे हैं इनमें से। तो इनमें से तो बच्चों 3 ही देश बॉर्डर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा सही जवाब है वो है ऑप्शन बी 3। लेकिन ऐसे तो 6 देश बॉर्डर करते हैं ना, यहाँ लिखा भी हुआ है ब्लैक सी इन जनरल इज बॉर्डर बाय 6 कंट्रीज़, लेकिन यहाँ पे जो लिखे हुए हैं इनमें से 3 ही हैं। तो पहले टोटल 6 कंट्रीज़ देख लो, तुर्की, रशिया, यूक्रेन, बुल्गारिया, रोमानिया और जॉर्जिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो लिस्ट में है वो सिर्फ जॉर्जिया, तुर्की और बुल्गारिया ही लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इसीलिए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द गिवन स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल गेम्स। राष्ट्रीय खेलों के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करें। पहला, 38th नेशनल गेम्स वर कंडक्टेड इन उत्तराखंड विथ महाराष्ट्र बीइंग टॉप ऑफ द मेडल टैली। 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में आयोजित किए गए और महाराष्ट्र पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। दूसरा, द मैस्कॉट ऑफ द गेम्स इज मौली इंस्पायर्ड बाय उत्तराखंड स्टेट बर्ड द मोनल। इन खेलों का शुभंकर मौली था जो उत्तराखंड के राज्य पक्षी मोनाल से प्रेरित है। तीसरा, द लास्ट नेशनल गेम दैट इज 37 नेशनल गेम वर हेल्ड इन गोवा। 37 राष्ट्रीय खेल गोवा में आयोजित किए गए थे। फिर से वही, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? A 1 and 2, B 2 and 3, C all are correct, D only 1 and 3। Your 30 seconds start now।
चलिए बच्चों, अब यहाँ पे बात करते हैं फिर से स्टेटमेंट्स की। तो पहला वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि महाराष्ट्र ने टॉप टैली नहीं जीती, मेडल टैली पे टॉप महाराष्ट्र नहीं आया था, सर्विसेज टॉप्ड द मेडल टैली। ठीक है। दूसरा, ये जो मैस्कॉट है गेम का, ये मौली है, इंस्पायर्ड बाय उत्तराखंड स्टेट बर्ड मोनाल, बिल्कुल सही। नेक्स्ट की 37 गोवा में हुए थे, बिल्कुल सही। ठीक है, तो यहाँ सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, दैट इज वाई ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए इसी के साथ हमारा आज का जो हम दिसंबर मंथ का कर रहे थे वो कंप्लीट है। जो पीडीएफ आपको मिलेगी उसमें 10 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलेंगे बच्चों, ध्यान से सुनना। जो पीडीएफ आपको दिसंबर मंथ की मिलेगी उसमें यू विल गेट 10 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बिकॉज देयर आर टोटल ऑफ 50 क्वेश्चंस। ये 10 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो आज आपको पीडीएफ में मिलेंगे, इनको आप सेल्फ एनालिसिस के रूप में क्वेश्चन देखना, खुद को समय देना और जवाब देना, क्रॉस चेक करना कि जवाब जो आपने दिया था वो सही है या नहीं। ठीक है, और कल हम करेंगे जनवरी का महीना। ठीक है, टुमारो वील बी डूइंग द जनवरी मंथ। टिल देन आप अपना दिसंबर का महीना, आज जो बचे हुए एक्स्ट्रा 10 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे होमवर्क के रूप में, उसे कवर कर लीजिएगा फ्रॉम द पीडीएफ दैट यू विल बी गेटिंग। ओके, चलिए ऑल्सो क्योरीज देख रही हूँ मैं मैगजीन के रिगार्डिंग, तो मैगजीन के रिगार्डिंग मैं टीम से बात करूँगी बच्चों। मैगजीन, इफ द मैगजीन गेट्स अपलोडेड ऑफ जनवरी एंड फरवरी, इट इज़ वेल एंड गुड, आई विल टॉक टू देम फॉर दैट। ठीक है, चलिए आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। बुखार आ रहा है बहुत सारे बच्चों को बदलते हुए मौसम के कारण, तो कोशिश करो कि अपनी डाइट सही रखो क्योंकि पेपर बहुत नज़दीक आ गया है ना। तो कोशिश करो दैट यू हैव अ प्रॉपर डाइट, ज़्यादा लिक्विड डाइट लीजिए, फ्रूट्स ज़्यादा खाइए, ज़्यादा मतलब ऐसा खाना खाइए जो ईजिली डाइजेस्टिबल हो, ज़्यादा हैवी ना रहे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे। और जिस दिन एग्ज़ाम देने जाएंगे बच्चों उस दिन भी खाना खा के जाएंगे सुबह सुबह। ना ज़्यादा हैवी खाना खाना है ना बिल्कुल कम, मॉडरेट लेवल खाना खाना, न्यूट्रल खाना खाना, ताकि वहाँ पर आप पेपर देंगे तो बहुत ज़्यादा भूख के कारण दिमाग नहीं चलता फिर, और अगर बहुत ही ज़्यादा खा लिए तो नींद के कारण भी दिमाग नहीं चलता। तो ऐसा मीडियम डाइट रखिएगा कि ना ज़्यादा भूख लगे ना एकदम ही पेट भरा हो। ठीक है, एकदम मीडियम पेट भरा होना चाहिए थोड़ा सा। ठीक है, चलो जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।